हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू करे थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। एंड स्टूडेंट, एक बात याद रखो कि जब भी आपने एमसीक्यू करने हैं देन मेक श्योर कि आपको वो चैप्टर अच्छे से क्लियर है। देन आप कोई सा भी एमसीक्यू एग्ज़ाम में जाता है तो आप उससे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ऐसे क्रैम करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप कंसेप्ट को अच्छे से समझो, चैप्टर के इंट्रो अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जो है उसकी एमसीक्यू लगाओ। क्लियर? सो फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन व्हाट। एक्चुअली स्टूडेंट, मैं जो भी एमसीक्यू करवाऊंगी और जो करवा चुकी हूँ उसमें मैं एक एक एमसीक्यू डीपली बताऊंगी आपको कैसे इसका राइट ऑप्शन क्या आया, ठीक है। हम ऐसे ही ऊपर से बिल्कुल भी नहीं करने वाले, पूरा डीपली स्टडी करेंगे सो दैट अगर आपको कोई टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो वो आपकी क्लैरिफाई हो जाए। तो ये स्टूडेंट न्यूटन का थर्ड लॉ है। आपने न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन क्या है? जिन स्टूडेंट ने न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन पढ़ी है वो तो फटाफट आंसर मार्क कर लेंगे, और जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा तो वो देखेंगे कि इसमें से कौन सी राइट ऑप्शन होगी। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। यस, जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है वो ऑलवेज डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करता है विद ऑपोजिट डायरेक्शन, इसे याद रखना। सो राइट ऑप्शन बी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी एप्लीकेशन होती हैं स्टूडेंट, थर्ड लॉ के ऊपर आपने सभी एप्लीकेशन अच्छे से करके जानी है, क्योंकि इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा एग्ज़ाम में, 100% रहेगा। सो उसके ऊपर आपने जितनी भी एप्लीकेशन है उसे अंडरस्टैंड कर लेना है। सिमिलरली न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड क्वेश्चन है, अ गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शूट एट द गोल, दिस इनेबल द गोल कीपर टू। कहता है कि गोल कीपर जब फुटबॉल की गेम खेलते हैं, ठीक है, पुल हिज हैंड बैकवर्ड, वो अपने हाथ को जो है ऐसे क्यों करते हैं, मतलब जब भी उन्होंने बॉल कैच करनी है तो वो अपने हैंड को पीछे की तरफ क्यों पुल करते हैं। आप अभी कोई बॉल कैच करके देखो तो आप भी ऐसे ही करोगे। आपने देखा होगा अगर हम क्रिकेट मैच देखते हैं टीवी पर तो वो कैसे कैच करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही क्यों होता है, वो ऐसे कैच क्यों नहीं कर पाते हैं। कैच तो करेंगे, ऐसे कैच भी करेंगे, ठीक है। तो कैच ऐसे करने के बाद हम ऐसे ही करते हैं। अगर आप कोई मुझे ये बोल दे स्टूडेंट कि हम तो ऐसे ही पकड़ के हैं, तो पकड़ने के बाद हाथ हमारा ऐसे पीछे ही जाता है, इस बात को नोटिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। नाउ वो कहता है ऐसे क्यों होता है, इस ऐसा करने से गोल कीपर की कैसे हेल्प हो रही है। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन दी बॉल, सेकेंड है रिड्यूस दी फोर्स एक्सर्ट बाय बॉल ऑन हैंड। यस, अगर आप ऐसे कैच करोगे ना तो आपके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी। आप कैच करके देख लेना, अगर आप कैच करने जाओ आप हाथ को ऐसे ही रखो तो आप देखोगे कि आपके पाम पर फोर्स ज़्यादा लगने वाली है, और अगर आप ऐसे हैंड कर लोगे ना पीछे की तरफ तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। एक एप्लीकेशन है, इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, बट वो अगर हम वो समझने बैठ गए तो हमारे एमसीक्यू ऐसे ही रह जाएंगे। अगर किसी को समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, दैन मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज़ वो पूरा का पूरा एक टॉपिक इन डिटेल में बनेगा, तो ऐसे मैं समझा नहीं पाऊँगी आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप अगर एमसीक्यू देख रहे हैं तो पढ़कर तो आए होंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारा एप्लीकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि एप्लीकेशन आपने ज़रूर पढ़कर जानी है। A passenger in moving train toss coin which fall behind him. It means that motion of train is. अगर कोई पैसेंजर मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है तो वो कॉइन टॉस कर रहा है तो वो उसके पीछे ही क्यों गिरती है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन एक्सेलेटेड है, यूनिफॉर्म है, रिटार्डेड है और नन। तो ट्रेन एक्सेलेटेड ही होगी ना भाई, तभी तो कॉइन जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। सो फोर्थ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक टाइप का न्यूमेरिकल है कह सकते हैं हम। हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन बॉडी हुज मोमेंटम इज़ कांस्टेंट।
कहता है कि कितनी फोर्स अप्लाई होगी उस बॉडी पर जिसका मोमेंटम कांस्टेंट है। सो देखो स्टूडेंट, अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो F इज टू dp/dt होता है, ठीक है। तो मोमेंटम P इज़ मोमेंटम, F इज़ फोर्स। तो मोमेंटम है हमारा कांस्टेंट। अगर हमारा मोमेंटम को कांस्टेंट है, अगर आपने आप डिफ्रेंशिएशन तो करी नहीं होगी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप क्लास 11th में। और तो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन हमें ये बताएगी कि अगर आप किसी भी नंबर की डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, एंड दैट नंबर इज़ कांस्टेंट, अगर आप किसी कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन करते हैं देन आपका आंसर ऑलवेज ज़ीरो आएगा, ऑलवेज ज़ीरो। तो क्वेश्चन यही है कि मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है तो dp/dt जो है हमारा ऑलवेज ज़ीरो रहेगा। दैट मीन्स आपका जो फोर्स है वो ऑलवेज ज़ीरो रहने वाला है, ठीक है। फिफ्थ है, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज़ कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। कहते हैं अगर कोई बॉडी है उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, मस्ट हैव कांस्टेंट, तो उसका जो क्या कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ऑल। तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी भाई, बिकॉज वी नो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v, ठीक है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो अगर आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम तभी कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज मास तो ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है देन आपका मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। होप सो आपको मेरे सभी MCQ अच्छे से क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो सो दैट उनको भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट हो पाए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल, बिकॉज आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और वीडियोस लाने के लिए। सो होप सो आप मेरी इतना तो कर ही सकोगे, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा 6th MCQ। द फोर्स रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास। कितनी फोर्स अप्लाई होगी अगर हमने किसी बॉडी पर एक्सेलरेशन लानी है 2 मीटर पर सेकेंड स्केल की, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 10 kg। तो वी ऑल नो स्टूडेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ मास, मास इज 10 एंड एक्सेलरेशन इज 2, सो द राइट आंसर इज 20 न्यूटन। सो ऑप्शन इज सी। नाउ next is number of forces acting on a body change velocity of body, then the forces are yes, then the forces must be unbalanced, only then velocity of body is change। आपने पढ़ा होगा बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, तो ये उसी की डेफिनेशन है। अगर नहीं पढ़ा तो बुक उठाओ और देखो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस में क्या डिफरेंस रहता है। Which of following is measure of inertia of body? Which is following is measure of inertia of body? There is also a definition, so the right option is mass. Next is the rate of change of momentum of gives. So it gives force. Rate of change of momentum gives force. जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया था ना, force is equal to dp/dt. तो इसे क्या बोलते हैं? Rate of change of momentum, and it always gives force. Now the next is यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के क्या यूनिट रहते हैं? मोमेंटम के यूनिट हमें फाइंड करने पड़ेंगे, हमने रट्टा नहीं मारना स्टूडेंट। मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओ। मोमेंटम वी नो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नाउ वी ऑल नो यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो देखो ऑप्शन कौन सी है, A, B, C और D। यस, C लग रही है मुझे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो यूनिट को बच्चा बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना, इसे ड्राइव करके देखा करो। अगर आप रट्टा मारोगे तो फिर आप एग्ज़ाम में भूल जाओ। नेक्स्ट इज मोमेंटम इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और नन। जो मैंने लास्ट वाले चैप्टर में बोला था कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका यस्ट मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहती है।
सो मोमेंटम है जो हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मोमेंटम जो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, और हमारी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी हमारा वेक्टर ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्टूडेंट जरूर करने हैं यूनिट्स एंड क्वांटिटी टाइप। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है। 12th is the principle of conservation of linear momentum states that linear momentum of system. This is also a definition of principle of conservation of linear momentum. So इसका राइट आंसर देखो क्या है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कैन बी चेंज। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ओनली। लीनियर मोमेंटम तभी चेंज होता है अगर हम उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। 13 is last one. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 डाइन। 1 न्यूटन में 10 raised to power 5 डाइन होते हैं। इसे याद रखना, आपको हायर क्लासेस में भी काम आने वाला है। सो होप सो स्टूडेंट आपको सभी MCQ अच्छे से क्लियर हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।